महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और महाराष्ट्र के कल्चर और सकाफत के वजीर के हमरा कल अरूज कुपवारा में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्मे की नकाब कुशाई अंजाम दी और इस मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। फौज की जानिब से रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। महाराष्ट्र के वज़ीर आला ने कहा कि ये मुजस्मा हमेशा हमारे बहादुर सिपाहियों को तक़वियत बख्शेगा और उन्होंने कहा कि हमारे बहादुर सिपाही हमारी ताकतवर कौम की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि सरहदों की हिफाजत पर मामूर फौजी जवानों पर हमें फख्र है। मनोज सिन्हा ने कहा कि जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की है उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। सिन्हा ने कहा कि ये मुजस्मा शिवाजी महाराज की जद्दोजहद, बहादुरी, दिलेरी की अक्कासी करेगा। फौज मेजर जनरल गुरेश कालिया, एसएसपी युगल मनहास, डिप्टी कमिश्नर अश्विनी सुधान के अलावा फौज के आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। कार्यक्रम में शामिल होने का मौका आपने दिया है, इसलिए हम सब लोग आपके आभारी है। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज के संस्थापक थे और उनकी सेना में सभी मजहब के जाति पाति के लोग थे। मराठी में एक कहावत है, मराठी में कहते हैं, रयतेच्या भाजीच्या देठालाही हात लावू नका असा आदेश त्यांच्या सैनिकांना होता। जनता ही सर्वप्रिय उनके लिए थी। संस्था और 41 राष्ट्रीय राइफल मराठा एनआई के माध्यम से यहां पर यह प्रतिमा स्थापित हो रही है। यह लोकार्पण अभी अभी हुआ है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का ये अश्वारूढ़ प्रतिमा महाराष्ट्र से गवर्नर भवन से निकली तब एक विशेष आनंद था और सभी लोगों के दिल में एक अभिमान भी था। और मुझे पता है कि जहां जहां से जितने भी शहर के लोग थे उन्होंने इस छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का बहुत ही आदर पूर्व सम्मान भी किया, स्वागत भी किया। सबसे पहले मैं मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले 41 आरआर के सूरवीर जवानों एवं ऑफिसर्स को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस यूनिट ने आत्मशक्ति एवं संकल्प शक्ति का परिचय देते हुए वीरता के अनेक सम्मान अब तक हासिल किए हैं, जो भारत राष्ट्र के सैन्य इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। देश की सीमा की रक्षा में आपकी योग्यता, कर्तव्य निष्ठा एवं तपस्या को मैं नमन करता हूं। वह एक ऐसे वीर महापुरुष हैं जिनके नाम के स्मरण मात्र से रगों में खून दौड़ने लगता है। स्मृति पटल में उनकी छाया भर से इस देश के नैतिक मूल्यों और आदर्शों की धारा प्रस्फुटित होने लगती है। मैं समझता हूं यदि आज इस अवसर पर हम उनकी शासन पद्धति, सैन्य संगठन और समाज सेवा के सभी आदर्शों पर आगे बढ़ने का संकल्प ले सकें तो ये राष्ट्र पुरुष शिवाजी महाराज के प्रति सबसे पवित्र श्रद्धांजलि होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अगर हुकूमत कहती है कि मुलाजमीन एहतजाज नहीं कर सकते तो हुकूमत बताए कि उनके मुतालबात के हल का क्या तरीका है। उमर अब्दुल्ला ने अमरनाथ के राब्ता सड़क की तामीर पर सवालात उठाते हुए कहा कि अदालतों ने ग्रीन बेल्ट को बचाने के लिए कई फैसले दिए हैं। उन्होंने कहा कि क्या गार के करीब माहौल को बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? इन इलाकों में गाड़ियां ले जाना इन इलाकों को तबाह करने के मुतरादिफ है। उमर अब्दुल्ला ने 370 के हवाले से कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट दिवाली की तातीलात के बाद और जज के रिटायरमेंट से पहले अपना फैसला सुनाएंगे। जायज़ मामलात हैं, मुश्किलात हैं, उनको उभारने का कोई तो तरीका होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट ये कहती है कि आप एहतजाज नहीं कर सकते हो। यूनियनिज्म में तो एहतजाज की इजाज़त ही होती है और अगर वो कहते हैं कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो तो कम से कम फिर वो एम्प्लॉयज़ को बताएं कि जो उनके जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको हल करने का क्या तरीका है।
अब रोड बन गया है केव तक, जो हजारों वहाँ पे पोनी वाले हैं उनका क्या होगा, कैसे देखते हैं आप इसको? अब एक तो पोनी वाला है, लेकिन आबो हवा की बात है ना। यहाँ पे तो ग्रीन बेल्ट बचाने के लिए तो अदालतों ने कितने फैसले दिए हैं। यहाँ डल के किनारे आपको कुछ बनाने की इजाज़त नहीं है। डल के बीच जो लोग रह रहे हैं उनको अपने घरों की मरम्मत करने की इजाज़त नहीं। केव तो दूर की बात, पहलगाम में आज घर की मरम्मत करने की इजाज़त नहीं। गुलमर्ग में कितने लोगों के काम रोक दिए गए हैं। इसी तरह सोनमर्ग में बने हुए स्ट्रक्चर जो हैं उनको उन पे रोक लगी हुई है एनवायरनमेंट के वजह से। तो मुझे ये बताइए ना, अब अगर के डल का बचाव करना है, अगर गुलमर्ग को बचाना है, पहलगाम को बचाना है, सोनमर्ग तो बचाना है, तो क्या अमरनाथ गुफा के पास क्या वहाँ एनवायरनमेंट को बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? और सालों साल से यात्रा चलती आई है, आज गाड़ी लेने की क्या ज़रूरत है? यात्रा में ना थोड़ी सी तकलीफ उठाना, ये तो उसमें एक तरीका बना हुआ है। मिसाल के तौर पे जब हम हज पे जाते हैं, जब हम तवाफ़ करते हैं, तो क्या गाड़ी में बैठ के करते हैं? पैदल करते हैं। इसी तरह जब माता वैष्णो देवी की यात्रा होती है, दर्शन करने आते हैं लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गाड़ी पे, पिट्ठू पे या किसी और चीज़ पे बैठने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं हमारी यात्रा तब तक मुकम्मल नहीं है जब तक हम पैदल ना जाएं। राहत देना एक चीज़ है, लेकिन ये इस पे दोबारा सोचने की बहुत अशद ज़रूरत है। ये इन इलाकों में गाड़ियों को लेना उन इलाकों की तबाही के बराबर है। जो सुप्रीम कोर्ट में 370 की हियरिंग लगभग 2 महीने हो रही है, आप कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जिताएगा? जब चीफ जस्टिस साहब और उनके जो 4 जज उनके साथ हैं, जब वो किसी नतीजे पे आएंगे तो अपना फ़ैसला सुनाएंगे। जहाँ तक मैं कानून को समझता हूँ, एक ऑनरेबल जज जो हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं दिसंबर में। उनके रिटायरमेंट से पहले फ़ैसला सुनाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर फ़ैसला सुनाने से पहले वो रिटायर हो गए तो ये सारा सिलसिला जो है ये ख़त्म हो जाता है और हियरिंग्स जो हैं वो दोबारा शुरू करने होंगे। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली की छुट्टियों के बाद और जस्टिस कौल साहब के रिटायरमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट जो है अपना फ़ैसला सुनाए। अगर इंडिया अलायंस को स्टेट इलेक्शंस में सीट शेयरिंग का नहीं करना था तो पहले से ही साफ कर देते। मैं इन मीटिंगों में शरीक हुआ हूँ, हर मीटिंग में मैंने हिस्सा लिया। बार बार ये बात उठी कि क्या अलायंस असेंबली के लिए होगा या नहीं होगा, और फैसला हुआ नहीं। और इस बात का अब नतीजा सामने आ रहा है। इंडिया अलायंस के तमाम मेंबर जो हैं एक दूसरे के खिलाफ मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह में इलेक्शन लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने यहाँ तक कहा कि ये इंडिया अलायंस सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए है। अगर ये दुरुस्त है तो फिर जो करगिल में हुआ उसको इंडिया अलायंस के को क्रेडिट क्यों मिला? उसका तो इंडिया अलायंस से फिर कोई लेना देना नहीं था। मैं तो चाहूँगा कि ये 5 जो रियासत हैं इनके इलेक्शन ख़त्म हो जाएं तो जल्द से जल्द इंडिया अलायंस को बैठ के जो थोड़े से मुश्किलात आए हैं, परेशानियां आई हैं, जो थोड़े से रिश्तों में खटास आई है, उसको दुरुस्त करें। बीजेपी के सीनियर लीडर कवेंद्र गुप्ता ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्द अमल दिया। आर्टिकल 370 के हवाले से उन्होंने कहा कि सब कुछ आईनी फ्रेमवर्क के अंदर हुआ, दोनों ऐवानों ने रजामंदी दी थी और अब मामला जेरे समात है। गुप्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। मुलाजमीन के एहतजाज के बारे में गुप्ता ने कहा कि इन हुकूमतों ने अपने दौर में अवाम के जज्बात और उनके करियर से खेलकर दरअसल एक गलती की। इनमें से अक्सर की तकर्री बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के की गई थी। अमरनाथ सड़क की तामीर के मसले पर कवेंद्र गुप्ता ने कहा कि इंडिया अलायंस सनातन धर्म के खिलाफ नया प्रोपेगेंडा कर रहा है। गुप्ता ने कहा कि हमें याद है कि 2008 में क्या हुआ था। इन हुकूमतों की वजह से बहुत से लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। चीन पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में सड़कें बना रहा है मगर वो इसकी परवाह नहीं करेंगे। जहां तक 370 का सवाल है, वो भारत के सबसे बड़े सदन लोकसभा राज्यसभा में बहुमत के साथ दोनों सदनों में चर्चा के बाद पास हुआ है। ठीक है, इन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट में किया है। सुप्रीम कोर्ट जो वर्डिक्ट अपना देगा तो उस पर जो भी फैसला होगा वो देखा जाएगा। नंबर 2,
जहां तक एम्प्लॉइज का मसला है, मुझे लगता है कि इन्होंने अपने कार्यकाल में एम्प्लॉइज के साथ खिलवाड़ किया है। जिन लोगों को लगाया भी गया, ना तो कहीं रेगुलराइज किया गया, ना कोई वो किसी रजिस्टर्ड हुए बंदे, इसलिए आज तक वो बेचारे अधर में लटके हुए हैं। तो ये इन्हीं सरकारों का कसूर। अब ये सवाल उठाते हैं, जहां तक ठीक है, हम कल भी ये बात हुई थी कि हम एम्प्लॉइज के धरने प्रदर्शन को लेकर के मैंने ये कहा था कि ठीक है, सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए, उस पर कुछ ना कुछ, क्योंकि महंगाई के हिसाब से, दूसरी चीज़ों के हिसाब से ये कुछ चीज़ों के अधिकारी हैं। जैसे पे कमीशन लागू किया जाता है, ये भी सर्विस में है, इनके बारे में बात बैठ करके संवाद के साथ सुनी जाए। ठीक है, कुछ तरीके होते हैं, लगातार हड़ताल रहना और एसेंशियल सर्विसेज वो ना रहें तो उस पर असर तो होता ही है। जहाँ तक अमरनाथ लैंड रो का सवाल है, ये INDIA गठबंधन का एक सोची समझी चाल है और एंटी सनातन और एंटी हिंदुइज्म पहले भी इनका इस प्रकार का रुख रहा है। अभी ये कुछ दिन बाद ये भी बोलेंगे कि वे दिवाली पे पटाखे क्यों चलाते हो, वो एक परंपरा है। अब ये भी कहेंगे कि शिवजी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, हमारी परंपरा है, धार्मिक मान्यता है, उस पर सवाल। इससे पहले भी 2008 में 1 इंच जमीन नहीं देंगे, इस प्रकार की महबूबा मुफ्ती हो चाहे उमर अब्दुल्ला हो, उसके कारण से कितना अशांति जम्मू कश्मीर में हुई थी। और जहां तक ये रोड का सवाल है, पूरे हिंदुस्तान में आर्मी की रोड्स बनी है। पाकिस्तान ने हमारे कब्जाए हुए कश्मीर पर चाइना सड़कें बना रहा है, उस पर तो इनकी जबान नहीं खुलती है। उस पर क्यों नहीं बोलते हैं कि ये हमारी जगह में, वहां भी हमारा पर्यावरण नुकसान होता है। कुछ चीजें असेंशियल होती हैं। आज ठीक है, पहले जमाने थे वहां पर सड़क नहीं पहुंच पाती थी, लोग चलते थे। आज असुविधा के कारण से जो लोग पैदल चलना चाहते हैं वो पैदल चलते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस यात्रा को पूरी नहीं कर पाते, सांस की बीमारी होती है, कई लोग मरते भी हैं। उनको सुविधा देना अनिवार्य है, इस पर खामखा एक बहस बनाना गलत है। जम्मू पठानकोट कौमी शहरा पर सांबा के जाक इलाके से पुलिस को हाईवे के किनारे पर पुराने जंग आलूदा हथियार बरामद हुए हैं और हाईवे पर काम करने वाली कंपनी ने हाईवे के किनारे बनाए गए तालाब को खाली करा तो तालाब के अंदर हथियार नजर आए। कंपनी की जानिब से पुलिस को फौरी तौर पर इसकी इतला दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर असलहा को अपने कब्जे में ले लिया और SSP सांबा ने भी इस मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और SSP ने न्यूज़ 18 JKLH के साथ बात करते हुए कहा कि पुलिस ने जाए वक़्त से 4 मैगजीन असलहा बरामद किया। लोडशुदा कारतूस मिले हैं जिन्हें पुलिस ने तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। आशा वर्कर्स यूनियन ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें न तो वर्कर का दर्जा दिया गया और न ही तनख्वाह की बुनियाद पर रखा गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पहले भी वादे किए गए लेकिन उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए। उन्होंने मुतालबा किया कि उनके ओहदों को मनरेगा के मजदूरों के मसावी समझा जाए या जब तक मुतालबा पूरा नहीं होता तब तक माहाना 10,000 रुपए दिए जाए। हमारी डिमांड ये है कि क्योंकि हम 2005-06 से लगे हैं, तो तब से लेकर आज तक हमारी तो कोई ना ही तो सैलरी है, ना ही हमें वर्कर का दर्जा दिया गया है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है LG प्रशासन से, गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है हमारी कि हमें वर्कर का दर्जा दिया जाए और जो लेबर एक्ट के तहत जो एक मनरेगा की दिहाड़ी है 325 रुपये दिहाड़ी है, तो उस हिसाब से हमें हमारी मांग थी 26,000 रुपया, लेकिन 26,000 जब तक गवर्नमेंट नहीं दे रही है तो तब तक हमें 10,000 जो है वो हमें देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि आशा तो 24 घंटे काम करती है, दिन रात हम काम करते हैं, लेकिन हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई हमें पूछता नहीं है। जब आपकी नियुक्ति हुई थी 2005 में, तब कितनी सैलरी मिलती थी? तभी हमें इंसेंटिव बेस से तब हमें मिलता था 600 रुपया पर केस का, डिलीवरी करवाते थे जब हम, तो आज भी वो 600 रुपया ही मिलता है। तो उसमें इंसेंटिव अभी 2000 हुआ, 2018 में 2000 किया था, लेकिन उसके बाद कोई हमारा पैसा नहीं बढ़ा, कोई इंसेंटिव नहीं बढ़ा। 1-1, 2-2 रुपया, 150, 300 करके हमारा ऐसे इंसेंटिव है। जरूरी काम पड़ गया तो हम मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते, तो फिर हमारा पूरा 2000 नहीं मिलता। तो मतलब कि हमारा इंसेंटिव बेस या हम काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, जो काम हम नहीं करते उसका पैसा हमें नहीं दिया जाता है, तो फ्री में ही हम वर्क करें। आशा वर्कर्स जो ये यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है, इनका कहना है कि जो सरकार ने इनके साथ वादा किया था उसे पूरा किया जाए और इन्हें वक्त पे जो भी स्टिपेंड मिलता है या
जो कुछ भी इन्हें रिनोमिनेशन मिलता है वो उन्हें वक्त पे नहीं मिलता है और ये मांग कर रहे हैं कि सरकार को सामने आना चाहिए कुछ एक मुस्तकिल सलूशन के लिए। कैमरामैन चांद डोगरे के साथ मैं राजेंद्र तिकु, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर नाश्री रामबन में पुल के गार्ड लॉन्च के लिए इंतजामिया ने रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बंद रखे जाने का फैसला किया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नाश्री टनल से बानिहाल नवेगा टनल के दरमियान रात के 12 बजे के बाद किसी भी तरह की ट्रैफिक को चलने की इजाजत नहीं होगी। वाज़ेह रहे कि इंतजामिया के हुक्मनामे के मुताबिक काजीकुंड से जम्मू की जानिब रात 9 बजे के बाद ट्रैफिक को बंद किया जाएगा। वहीं जखीनी उधमपुर से रात 10 बजे से ही ट्रैफिक को रोका जाएगा। अवाम से गुजारिश है कि हुक्मनामे पर अमल किए। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर नाशरी के मकाम पर गार्डर लॉन्चिंग के लिए अथॉरिटीज ने आज रात के 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ट्रैफिक की हॉल्टेज करने का फैसला लिया है। इस जिम्न में गाजीकुंड से रात के 9 बजे के बाद ट्रैफिक को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं जखैनी उधमपुर से भी रात के 10 बजे के बाद ट्रैफिक को चलने की इजाजत नहीं होगी और रात 12 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान नाशरी के मकाम पर गार्डर्स की लॉन्चिंग का काम होगा जो 4 घंटे चलेगा और उसके बाद 4 बजे के बाद ट्रैफिक को छोड़ा जाएगा। ट्रैफिक के चलने के बाद आवाम से गुजारिश है कि वो अगर ट्रैफिक जैम में फंसे तो लेन ड्राइविंग का मुजाहरा करे ताकि उन्हें मजीद किसानी का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर रात हिमाचल के लिए रामबन नाशरी से बिलाल पाली। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इस्मत दरी के मुजरिम टीचर को बरी कर दिया है। कहा कि सजा महज जज्बात पर कायम नहीं रह सकती। दीगर अवामिल के अलावा अदालत ने पाया कि मुबैना वाक़े की रिपोर्टिंग में 38 दिन की गैर वजाहती ताख़ीर हुई है और तिब्बी सबूत शिकायत कुनंदा के वाक़यात के वर्जन से मुतसादम है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदूरी ने डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बशारत कयूम और डायरेक्टर एग्रीकल्चर के हमरा इंडिया स्पाइस पार्क का दसू पांपोर का दौरा करके जाफरान की चुनाई और दीगर अहम उमूर का भी जायजा लिया। उन्होंने जाफरान उगाने वाले किसानों के साथ एक मीटिंग भी मुनक्किद की। उन्हें यकीन दिलाया गया कि आपाशी का मसला जल्द हल किया जाएगा और उन्होंने कहा कि इस साल जाफरान की अच्छी पैदावार हुई है और आने वाले वक्त में हर कोई सहूलियत मैसर रखी जाएगी। हमारा एक जो विजिट हुआ है, ये आप जानते हैं कि कश्मीर का जो सेफ्रॉन है ये पूरी वर्ल्ड ओवर जो है माना जाता है। 500 BC से का पहले का इसका इतिहास रहा है और उसी को बरकरार रखते हुए आज जो यहाँ सेफ्रॉन ग्रोअर एसोसिएशन है, हाजी साहब भी थे, DC साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं और हॉर्टिकल्चर से भी हैं। यहाँ एक इरिगेशन का एक कुछ इशू था जो कंप्लीट हम नहीं कर पाए थे, तो उसके ऊपर बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन किया है और उसका फॉर्मल मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सभी लोगों की प्रयासों से वो मुद्दा भी अब सुलझ गया है। तो इस बार हमारी एक बम्पर प्रोडक्शन हुई है और उस बात को लेकर मैं बहुत खुश हूँ कि इनको एक अच्छा दाम भी मिल रहा है, GI टैग हो चुका है। और आपको तो पता ही है कि चाहे माननीय LG साहब हो, CA साहब हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमेशा चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को इनका दाम मिले। और महकमा तालीम ने अनंतनाग के इलाके मंजमुआ काजीगुंड में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया। ZDO काजीगुंड गुलाम रसूल मागरे प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल मंजूम के साथ दीगर स्टेक होल्डर्स और तलबा की बड़ी तादाद ने प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान रिसोर्स पर्सन की तरफ से गवर्नमेंट स्कूलों में कम्युनिटी मेंबरान के किरदार और जिम्मेदारी पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर कम्युनिटी से दरख्वास्त की गई कि वो महकमे के साथ ताउन करे ताकि निब 2020 के मकासद हासिल किए जा सके। काम भी कर सकते हैं। हमारा यहाँ पर क्लस्टर मजमू जो है, मुझे लगा ये बहुत ही बैकवर्ड और फार फ्लंग एरिया है। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का मतलब जो है, हमें यहाँ अवामी बेदारी करनी है, लोगों को बताना है कि आपका रोल क्या है हमारे स्कूल में, ताकि आप हमारे स्कूल बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। प्रोग्राम से हम जो क्या कहते हैं मिड डे मील्स दे रहे हैं, यहाँ फ्री यूनिफॉर्म दे रहे हैं। अक्सर वो बेशतर देखा है कि लोग बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, लेकिन खुशकिस्मती से यहाँ पर न लोगों में वो लोग यहाँ पर प्राइवेट स्कूल के बजाय गवर्नमेंट स्कूलों को ही तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि हमारे टीचर जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और कम्युनिटी का बहुत अच्छा रोल रहा है। यहाँ पर जहाँ भी हमें यहाँ पर ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है तो कम्युनिटी ने आज तक कभी हमें मनफी रोल यहाँ पर अदा नहीं किया और उसका हमेशा सर्किट हाउस शोपियां में बीजेपी वर्कर्स पार्टी की मीटिंग का इनेकाद किया गया। जिला सदर शोपियां के साथ दीगर पार्टी कारकुनों ने मीटिंग में शिरकत की। शोपियां के बीजेपी विंग ने पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करने के इक़दाम के हवाले से सर्किट हाउस शोपियां में पार्टी कारकुनों के साथ तबादले ख्याल किया। जिला सदर बीजेपी मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने कहा कि पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करने के लिए बीजेपी मामूल की बुनियाद पर इस तरह के इजलास मुनक्किद करती आ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी भी पार्लिमानी इंतखाबात के लिए अपनी पूरी कोशिशें बरोएकार ला रही है और आइंदा तमाम इंतखाबात में बीजेपी अपने मुस्बत नताइज के लिए पुरुम्मीद है। सब इंडिया कर जल्दी दौरे साउथ कश्मीर कब्जा कर तम खतर क्या तैयारी बीजेपी कर? बिल्कुल तम खतर तैयारी, तम खतर हदायत दिनस यह मीटिंग टीम सत्य कि तुम कित पाठ करो तैयारी कि तुम थो पन तैयारी। अमे मज तश्कील टीम प्राइम मिनिस्टर सब समख तम सात रैली गई रैली थी बीजेपी रीड की हिडी टीम मिलन सारी बाज़ाब्त पे। ये दिसंबर मज आवाब जराये मुताबिक चाहे दिसंबर आशा जनवरी आशा नवंबर आशा कम दह यी प्राइम मिनिस्टर साहब साउथ कश्मीर। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख ने हायल में सालाना तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। देश के मुख्तलिफ स्कूलों के सरबराह जैसे लिम्पटन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डर पद्मा कारपो स्कूल, इस्लामिया पब्लिक स्कूल, महाबोधि इंटरनेशनल स्कूल दिन भर जारी रहने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मौजूद रहे। वर्कशॉप का मकसद नई तालीमी पॉलिसी पर गौर-व-खौज करना है। न्यूज़ 18 JKLA से बात करते हुए गीतांजलि जे अंगमू, शिरिक बानी और CEO और डीन HIAL ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी के निफाज पर तमाम मामलों को बहस के लिए लाएंगे। उन्होंने कहा कि तमाम माहिरीन तालीम और तालीमी इदारों को नेब को कामयाबी से नाफिज करने के लिए एक दूसरे के साथ ताउन करने की ज़रूरत है। हायल की बानी डायरेक्टर सोनम वांगचुक ने इस मौके पर खिताब भी किया।
के ऊपर हम सब जानते हैं कि इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया हुआ है और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कस्टमाइज करने के लिए, क्योंकि लद्दाख की हमारी भौगोलिक हो, हमारी संस्कृति हो, सब कुछ अलग है, तो उस लिहाज से ये हायल का दृष्टि ये है कि उद्देश्य ये है कि एजुकेशन सिस्टम वो कॉन्टेक्चुअलाइज हो, वो हमारे लद्दाख के लिए रेलेवेंट हो और एप्रोप्रिएट हो। इसी विषय के ऊपर 3R और 3H के ऊपर और जितने भी अलग अलग स्कूल से प्रिंसिपल, बच्चे और NGO सेक्टर से जो एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, वो सब आके इस एक दिन में सब मिलके चर्चा करेंगे। हम लद्दाख की शिक्षा, स्कूलों को, हायर एजुकेशन को, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम को रेलेवेंट बनाया जा सकता है, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चे हमारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़ के वो लद्दाख के लिए कुछ कर सकें। Himalayan Institute of Alternatives Ladakh is conducting this workshop on education to bring all the educators both in the school and higher education level together so that we can discuss the implementation of the new education policy, because it is a very, very progressive document, but every document is as good as its implementation, and we believe that to implement this new education policy properly, no one institution is enough. We have to come together, collaborate and synergistically cooperate with each other so that we can bring our best and have this policy implemented on the different pillars that it stands for. For instance, contextual education, experiential learning, reclaiming indigenous wisdom, having a कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।